लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कंप्लीट किया था रिवर सिस्टम को। रिवर सिस्टम में लास्ट मैंने आप लोगों को समझाया था एक डिफरेंस डेल्टा और एस्चुरीज के बारे में, और एक दो कॉमन पॉइंट्स बताई थी उसके अंदर कि इंडिया में वो सभी रिवर्स जो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जो सबसे ज्यादा एलुवियल्स को और सॉइल्स को यानी कि मृदाओं को अपर्दन क्रिया के द्वारा जब निक्षेपित करेगी, डिपोजिट करेगी माउथ ऑफ द रिवर पे यानी कि नदियों के मुखनाद पे, तो सागर और महासागर में जो संरचना बनेगी त्रिभुजाकार, जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो डेल्टा था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब यही रिवर्स ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगी, वेस्टवर्ड फ्लो करेगी, तो वो फॉर्म करेगी किस चीज को? एस्चुरीज यानी कि ज्वार नदमुख को। और ज्वार नदमुख बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा वो हॉर्सू शेप यानी कि घोड़े के नाल के आकृति के समान होगा। अब आज हम लोग नए चैप्टर में एंटर करेंगे जिसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, पहाड़, पठार, मैदानी क्षेत्र, इन सब की उत्पत्ति, इनका उद्गम कैसे हुआ, यानी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड द प्लेन एरियाज। ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाता हूँ, आप उस पर थोड़ा फोकस करो। हिमांशु, जल डमरू मध्य वगैरह की चर्चा कराऊंगा मैं आपको, लेक्स पर जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा थोड़ा सा पोर्शन, उसमें टाइप्स ऑफ लेक्स वगैरह सब कराऊंगा। तो जल डमरू मध्य बेसिकली उसको स्ट्रेट कहा जाता है इंग्लिश में। तो बेसिकली स्ट्रेट हो या फिर चैनल हो, या फिर अगर ये दो टर्मिनोलॉजी कहीं पे यूज हो रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली वो रास्ता है, या फिर आप मान के चल सकते हो कि ये वो पाथ है जो दो वाटर बॉडीज को यानी कि जलीय स्थलों को आपस में जोड़ती हैं। इजहार जी, क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस चीज के लिए। देखो, अब सबसे पहले आपको मैं एक हाइपोथेसिस समझाता हूं जिसको हम कहते हैं परिकल्पना। तो ये बेसिकली जो हाइपोथेसिस है वो संबंधित है ओरिजिन ऑफ अर्थ से यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि इसको होते हुए किसी ने देखा नहीं, ये केवल एक आकलन है कि इस तरह की कोई घटना घटी होगी हमारे ब्रह्मांड में, और जिस घटना के कारण या जिसके जिसके रिजल्टेंट्स के कारण हमारे अर्थ स्ट्रक्चर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब आप बिल्कुल फोकस करके समझना इस चीजों को कि कैसे ये होता है। जनरली सबसे पहले एक कंडीशन है गैसेक्स लॉ के हिसाब से कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है इस संबंध, और ये हमेशा लागू होगा आइडियल कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं मानक स्थिति। तो ये जो आइडियल कंडीशन यानी कि मानक स्थिति है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, जिसके हिसाब से टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। और जहां तक सवाल आइडियल कंडीशन का है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशंस जिसमें किसी अन्य वातावरण का हस्तक्षेप या अदर इन्वायरमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो। जैसे अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे यानी कि जहाँ पे हम सब खड़े हैं, हम सब रहते हैं, जहाँ पे नदियां बहती हैं, सागर है, झील है, पठार है, पहाड़ है, ये सब पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसको भूपर्पट्टी कहा जाता है, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल और जल मंडल। लेकिन जब आप पृथ्वी के नीचे जाओगे तो आपको दो अन्य परतें मिलेंगी, अदर दो लेयर्स मिलेंगी। एक है मेंटल और एक है पृथ्वी का केंद्र जिसको हम कोर कहते हैं। तो जब हम अर्थ के नीचे जाएंगे, जब हम बिलो द अर्थ जाएंगे, क्रस्ट के नीचे जाएंगे, तो यहाँ
यहाँ पे हमेशा जो कंडीशन होती है वो आइडियल कंडीशन होती है, और इसके पीछे फैक्टर ये है कि ये जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, इसका हमारे बाह्य वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अपने जगह पर क्या है, स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जिस हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो मानव क्रियाएं हैं, ये ऊपरी सतह पर बढ़ रही है, इसका असर अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है। लेकिन आइडियल कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि जब किसी एक जोन में, एक क्षेत्र में, एक लैटिट्यूड्स पे, अक्षांश पर, पृथ्वी के भीतर जब स्थिति मानक होगी, कंडीशंस क्या होगा, इक्विलिब्रियम का होगा, और वहां पे कोई विशेष परिवर्तन ना हो, तो उसको हम आइडियल कंडीशंस मानेंगे। लेकिन हमें पता है कि पृथ्वी के ऊपर से तीन काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस क्रॉस करती हैं। एक है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य में हमारी है इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और सबसे नीचे जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर हमारा है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर सबसे गर्म स्थान होता है और पोल सबसे ठंडी जगह होती है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटेगी, क्योंकि इक्वेटर हमारे पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांट रहा है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर इन तीन इमेजिनरी लाइंस के प्रेजेंस के कारण, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के कारण वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर वेरी कर रही है, एनवायरनमेंट हमारा ओपन है, खुला हुआ है, यानी कि इसका एक्सपोजर ज्यादा है, तो जो चीजें एक्सपोज्ड होंगी, जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस होगा, वो कभी भी आइडियल यानी कि मानक स्थिति नहीं हो सकती। यानी कि जब कंडीशंस आइडियल की जगह क्या बन जाए, नॉन आइडियल बन जाएगी, तो वहां पे ये जो रिलेशनशिप है, P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे ये इनवर्सली हो जाता है। यानी कि जिस स्थान का तापमान पृथ्वी के ऊपर ज्यादा होगा, जिस स्थान पर अधिक तापमान होंगे, अधिक हीट यानी कि ऊष्मा होगी, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायु दाब होगा, वो कम होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्लाइन करेगी, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो वायु दाब है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली उसको कहा जाता है जब किसी भी 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, जब एयर अपने फोर्स को एक्सर्ट करती है, जो बल का प्रयोग करेगी 1 सेंटीमीटर एरिया पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये आपको पहले से पता होगा। तो आपको दो कंडीशंस याद रखनी है, आइडियल और उसके साथ साथ नॉन आइडियल। आइडियल कंडीशंस में हमेशा पी और टी का रिलेशंस क्या होगा, डायरेक्टली, और नॉन आइडियल कंडीशंस में यही चीजें क्या हो जाती हैं, इनवर्सली हो जाती है। जैसे अगर पृथ्वी के ऊपर कोई हवा चलती है, वायु चलती है, तो हवा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। और आपको पहले से पता है कि किसी भी ऊर्जा का जो संवाह होता है, यानी कि जो एनर्जी फ्लो करेगी या एनर्जी का प्रवाह होगा, वो हमेशा होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी कि उच्च दाब के स्थान से निम्न दाब के स्थान पर। और प्रेशर जो है अर्थ के सरफेस पे जो रिलेशन को फॉलो करती है नॉन आइडियल कंडीशंस में, वो पी और टी इनवर्सली होगा। और वहां पे कंडीशंस अगर आइडियल होगी, तो वहां पे पी और टी का संबंध क्या है, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर के घटने से प्रेशर जो है वो क्या होगी, घटेगी। लेकिन वो कब, पृथ्वी के नीचे जाने पर और हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर में जाने पर। जैसे हम वायुमंडल को 5 भाग में बांटते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल है, मिजोस्फेयर मध्य मंडल है, उसके बाद थर्मोस्फेयर ताप मंडल है, और सबसे ऊपर हमारा एग्जॉस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल है। तो इन सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स में डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, तो वहां भी कंडीशंस जो होगी, लेकिन एक लेयर तक वो कंडीशंस क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। ट्रोपोस्फेयर में जो चेंज होगा वो फिक्स्ड चेंज होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जो चेंज होगा वो फिक्स्ड होगा। तो जब ये चीजें फिक्स्ड हो जाएंगी, तो उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे एरिया में जो कंडीशंस हम लेंगे, वो आइडियल कंडीशंस लेंगे। तो आपको केवल तीन बातों को ध्यान रखना है कि जब हम अपने पृथ्वी की सतह पर रहेंगे, तो कंडीशंस नॉन आइडियल होगी, और जब हम अपनी सतह से ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, तो कंडीशंस आइडियल हो जाएंगी। बस यही तीन प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आइडियल कंडीशंस होगा, तो टी और पी का रिलेशंस कैसेक्स लॉ के हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा, और वहीं पर जहां पर ये लॉ फॉलो नहीं होता, नॉन आइडियल कंडीशंस में, तो वहां पे यही रिलेशनशिप जो होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और भी ध्यान रखनी है कि किसी भी स्थान का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो निर्भर करता है किस पर, उस स्थान से दूरी पर, डिस्टेंस के हिसाब से। अब जैसे मान लो कि हमने एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बनाया, और इस स्ट्रक्चर में ये हमारा है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है।
तो जब भी इक्वेटर 0 डिग्री हमारे अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू द साउथ पोल, यानी कि विषुवतीय रेखा से उत्तरी ध्रुव की दूरी और विषुवतीय रेखा से दक्षिणी ध्रुव की दूरी जो होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट कहां से कर रहे हैं, तो इक्वेटर से। और जब हम इक्वेटर पे खड़ा होकर के पोल को देखेंगे तो पोल सबसे दूरी पर है, यहाँ पे पोल क्या है, सबसे दूरी पर है। लेकिन अगर हमें ग्रेविटी को मापने के लिए कहा जाए तो अगर हम पोल पर हैं, अगर हम लोग सब कहां पर खड़े हैं, उत्तरी ध्रुव पे खड़े हैं, नॉर्थ पोल पे हैं, तो हमें पता है कि नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस है किसका, इक्वेटर का, तो यहां पर जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी। इक्वेटर चूंकि सबसे दूर पर खड़ा है तो यहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो g की वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है और g की वैल्यू जो है वो पोल्स पे हमेशा क्या होगी, मिनिमम होगी। इन फैक्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटी किसी भी प्लेस का, जैसे अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखें तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, अगर हम अर्थ पे खड़े होकर अगर मून को देखेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट कहां से लेंगे, अर्थ से। तो हम अर्थ पे रह के मून की ग्रेविटी को नहीं चेक कर सकते, उसके लिए पहले मून पे जाना पड़ेगा। और हमें पता है कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्रमा से काफी दूरी पर स्थित है। तो मून पर जब हम रहेंगे तो जब हम मून की ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस के हिसाब से, तो हमें पता है कि भाई मून फार्दर है, ज्यादा है, कहां पर, कहां से, पृथ्वी से। तो चूंकि मून की डिस्टेंस अर्थ से ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो वहां पे ग्रेविटी हमारे यहां से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ये वेट है, इसमें मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि किसी भी स्थान के कैपिटल G को अगर निकालना है तो उसके अंदर क्या है कि जब दो नॉन आइडेंटिकल मास, यानी कि दो वस्तुएं जिसका भार एक समान नहीं है, उसके बीच में अगर एक निश्चित दूरी r है तो उसके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा वो m1 इंटू m2 जो उसका भार है उसका मल्टीप्लीकेशन और उसके बीच में जो डिस्टेंस है r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को। तो ये इन दोनों इक्वेशन को जब हम समराइज करते हैं तो यहाँ से g और d को जब हम निकालेंगे तो g किसके बराबर हो जाएगा, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस। तो g और d क्या होगा, रिलेशन जो होगा इसका आपस में इनवर्सली होगा। एग्जैक्टली नमन, पोल पे हमेशा g मिनिमम होगी। मैंने ये एक केवल इक्वेशन समझाया है कि ये g और d इनवर्सली कैसे होगा, तो इस हिसाब से होगा क्योंकि इसमें हमेशा मास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम इसको निकालेंगे दोनों इक्वेशन को करेंगे और r स्क्वायर डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, तो जब दोनों इक्वेशंस को हम मर्ज करेंगे तो mg इज इक्वल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर होगा। चूंकि निकालना g की वैल्यू है तो g हमेशा डिस्टेंस r स्क्वायर के इनवर्सली होगी और r स्क्वायर किसको रिलेट कर रहा है, डिस्टेंस को। तो g और d इनवर्सली होगी, यानी कि जब g और d इनवर्सली होगी तो ग्रेविटी का बढ़ना और घटना उस स्थान के दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, ओ सॉरी, एक सेकेंड, आई एम जस्ट सॉरी। जी की वैल्यू हमेशा मिनिमम होगी कहां पे, पोल्स पे, और मैक्सिमम, नहीं मैं सही तो था, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ पे और मिनिमम होती है कहां पे, इक्वेटर पे। ये बिल्कुल मैं सही बताया था पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इसके पीछे एक रीजन है। अगर हम बात करें कि भाई जी की वैल्यू इक्वेटर पे मिनिमम क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम कोई चीज को लुक आफ्टर करेंगे तो ऊपर से, नॉर्थ से करेंगे, पोल से करेंगे, तो पोल से जो डिस्टेंस है किसकी, इक्वेटर की, वो ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और क्योंकि हमेशा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पोल से कैलकुलेट करेंगे, यहां से लोकेशन लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी जो कंपास चलेगा हमारा डायरेक्शन के लिए तो हमेशा हम नदर्न नॉर्थ पोल से कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो यहां से डिस्टेंस मापा जाता है। तो पोल से इक्वेटर की तरफ आने पे जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होती है पोल पर और मिनिमम होती है कहां पे, इक्वेटर पे। और यही कारण है, यही रीजन है कि जितने भी स्पेस लॉन्चिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां से हम सैटेलाइट को, प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो वो लोकेशन हमेशा
इक्वेटर के नजदीक होगा, क्योंकि अगर वो पोल्स के नजदीक होगी तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण उसका जो डिफ्लेक्शन है, उसका जो, जब पृथ्वीपास्ट को हम फायर करें तो उसका जो झुकाव है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप देखो जैसे फ्रेंच गिनी है, नासा का रिसर्च सेंटर है वहां पे, फ्लोरिडा है, मायामी के पास, ये सब इक्वेटर के नजदीक है। हमारे भारत में जो थुम्बा है केरला में, और जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, इक्वेटर के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है, नजदीकी में है। तो चूंकि हमें पता है कि ग्रेविटी के पास, ग्रेविटी पोल से दूर है, तो वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए जब भी हम सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स को बनाते हैं तो द लोकेशन मस्ट बी नियरर टू द इक्वेटर, नॉट फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर। इसका मतलब यह है कि हम चाहते तो कश्मीर में बना सकते थे लॉन्च सेंटर्स को, क्योंकि वहां पे आबादी भी नहीं है ज्यादा, लेकिन वहां पहाड़ी क्षेत्र है, टेम्परेचर कम होता है, डिस्टेंस इक्वेटर से क्या है, ज्यादा है, सॉरी इक्वेटर से नहीं, पोल से कम है, क्योंकि हम जब डिस्टेंस को नापते हैं तो पोल से मापते हैं। हमेशा एक चीज को ध्यान रखो कि जब भी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को हम अर्थ की किसी भी पार्ट में, तो हमेशा डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं पोल से, क्योंकि पोल से इक्वेटर की दूरी ज्यादा होगी, और डिस्टेंस और ग्रेविटी इनवर्सली है, तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो मिनिमम होगा। और ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बिना किसी दिक्कत के, तो मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने इसलिए थोड़ा चर्चा कर दिया इस चीजों का, क्योंकि इन सब चीजों को मैं अभी पूरे चैप्टर्स में यूज करूंगा, तो आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब इसका एक प्रैक्टिकल फिगर देख लो आप लोग, ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये हमारा है गुजरात का हिस्सा, ये हमें पता है कि यहाँ से 0 डिग्री कर रही है पास। ये स्टेट है हमारा केरल का, ये स्टेट है हमारा तमिलनाडु का, और ये जो एरिया है ये है आंध्र प्रदेश का। तो कहीं ना कहीं इक्वेटर से इन सारे क्षेत्रों की जो दूरी है वो क्या है, कम है। यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है, तो जैसे जैसे हम पोल, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेगा, ग्रेविटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जहां पे ग्रेविटी कम होगी और वहां से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आसानी से हम पृथ्वी की कक्षा से, यानी कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे बाहर प्लेस कर सकते हैं। आदित्य जी क्या कंफ्यूजन हो गया आपको? सिंपल, एक मैंने वही तो समझा रहा हूँ कि मैंने तभी तो डायग्राम बनाया है कि जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे, और हमने जस्ट बताया है कि डी और जी इनवर्सली है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ठीक है ना, किसी स्थान की, तो उस स्थान का ग्रेविटी जो होगा वो घटेगा, और अगर दूरी घटती चली जाएगी तो हमारा ग्रेविटी बढ़ता जाए। जैसे हम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाना है, जहां से हम कैलकुलेट करें डिस्टेंस को, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, तो जब हम जाएंगे तो वी आर क्लोजर टू पोल्स, तो जब क्लोजर पे पोल्स जाएंगे तो जो डिस्टेंस जो हमारी है वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो ग्रेविटी, सॉरी, डिस्टेंस घटती चली जाएगी तो ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी। एज सिंपल है। ये 8 नहीं है भाई, ये ग्रेविटी है। दिस इज जी, दिस इज नॉट 8। और जब मैं आपको साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको 3 रिलेशंस याद रखने हैं कि आइडियल कंडीशंस के अंदर P और T जो होगा ये डायरेक्टली होगा, नॉन आइडियल कंडीशंस में P और T जो होगी ये इनवर्सली होगी, और ग्रेविटी जो है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। राहुल जी, अभी मैंने वही समझाया है कम से कम 5 बार कि आपको बस 3 चीजों को, और यहाँ पे ध्यान रखना है, जी इज मैक्सिमम पोल्स पे, एंड जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। ध्रुव पे सबसे ज्यादा अधिकतम होगा, और इक्वेटर पे, भूमध्यीय रेखा पर, ये सबसे न्यूनतम होगा।
Pransu, this is not the complicated way that I have delivered. This is the most simplest way anyone can make you understand how the distance and gravity vary. If I ask you, Mr. Pranshu, if I ask you what will be the gravity of the moon as compared to the earth, what you will say? क्या बताओगे आप प्रांशु? बता देना मुझे. हम जब पृथ्वी से कहेंगे तो हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर हमेशा ग्रेविटी क्या होगी? मून के तुलना में हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि मून का डिस्टेंस हमसे क्या है? अगर हम मून के रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो हम पृथ्वी से जब कैलकुलेट करें तो पृथ्वी, जब हम चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस जो हमारी है वो घटती चली जाएगी. तो जब घटेगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और जब हम दूर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जगह से दूर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी वहां पर हल्की होती चली जाएगी. अब देखो, सबसे पहले यहां पे समझो एक चीज को. हम सबका जो अर्थ है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो है क्रस्ट, और क्रस्ट को हम बांटते हैं 2 स्थानों में, लिथोस्फेयर और दूसरा हमारा होता है हाइड्रोस्फेयर. और क्रस्ट को कहा जाता है भूपर्पट्टी. ये हमारा है स्थल मंडल और ये हमारा है जल मंडल. इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग सब. नहीं, मैंने तो इक्वेटर पे मैक्सिमम बोला ही नहीं. अगर उतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक रिलेशन को ध्यान रख लो कि T और G इनवर्सली होगा. इसमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि जिस स्थान का तापमान ज्यादा होगा वहां की ग्रेविटी कम होगी, जहां का तापमान कम होगा वहां की ग्रेविटी ज्यादा होगी. आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो ज्यादा गर्म होता है, तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे ग्रेविटी कम होगी, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी मिनिमम हो गया. और पोल जो है वो ज्यादा ठंडा होता है, तो तापमान कम होगा, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी. अगर आपको डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें टेम्परेचर से ध्यान रख लो. चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित किरणें होती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, उससे प्रकाशमय होता है, उससे वो एनलाइटेंड होती है, उससे उसकी ब्राइटनिंग होती है. तो पृथ्वी की सतह की तुलना में वो ठंडा होगा हमारा. सरफेस टेम्परेचर ऐसे ध्यान रखो. और ये केवल हमारा किसके हिसाब से? लेकिन उस समय हम केवल मून के टेम्परेचर के हिसाब से डिस्कस करेंगे, ना कि अर्थ के टेम्परेचर के हिसाब से. ये कभी T और G कभी नहीं भूलोगे आप. ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है. अब देखो, जो क्रस्ट है इसको हमने बांटा 2 पार्ट्स में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर में. जब क्रस्ट के नीचे हम लोग आते हैं, लगभग 80 से 100 किलोमीटर जब आप नीचे जाओगे क्रस्ट के, तो आपको एक पतला सा लेयर मिलेगा जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर. ये होता है हमारा एस्थेनोस्फेयर. अब एस्थेनोस्फेयर के नीचे आपको एक लेयर मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल. और मेंटल को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, आउटर और इनर. और सबसे नीचे आपको पृथ्वी का क्या मिलेगा? केंद्र, जिसको हम कहते हैं कोर. इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, आउटर और इनर कोर. ठीक है, ये हमारा बाह्य हो गया, ये हमारा आंतरिक हो गया. ये हमारा बाह्य केंद्र है और ये हमारा आंतरिक केंद्र है. Naman, you have very good questions with me कि where the value of G is maximum between north and south pole. Then I must tell you one thing कि north pole पे आर्कटिक है, साउथ पोल पे एंटार्क्टिक है. एंटार्क्टिक का सरफेस एरिया आर्कटिक से ज्यादा है, और एंटार्क्टिक एक डीप थिकर सीट ऑफ आइस है. तो जब हम टेम्परेचर के हिसाब से देखेंगे तो साउथ पोल पे ज्यादा कम तापमान होता है. साउथ पोल का टेम्परेचर ज्यादा कम होगा नॉर्थ पोल की तुलना में. और अभी जस्ट बताया है कि T और G इनवर्सली है, तो जहां पे तापमान ज्यादा कम होगा वहां पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी. तो इस हिसाब से साउथ पोल की ग्रेविटी नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में हमेशा
ज्यादा होगा। दक्षिणी ध्रुव पे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव ज्यादा होता है उत्तरी ध्रुव के तुलना में। क्लियर है? अब देखो, जब हम लोग क्रस्ट से एस्ट्रोस्फीयर क्या हो गया 80 से 100, जो क्रस्ट से मेंटल की डिस्टेंस होती है ये लगभग होती है 2900 किलोमीटर, और जो क्रस्ट से कोर का डिस्टेंस होता है ये होता है टोटल 6400 किलोमीटर, और जो मेंटल से कोर होगा ये होगा 3500 किलोमीटर, क्योंकि जब 29 और 35 जुड़ेगा तब जाके कितना होगा 6400, और यही जो 6400 किलोमीटर है ये हमारे पृथ्वी की क्या हो जाएगी त्रिज्या, यानी कि ये क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ है। क्योंकि आपको पता है कि कोर से जब कोई भी लाइन हम पेरिफेरी में ड्रॉ करते हैं तो वो उसका क्या होता है रेडियस होता है। तो केंद्र से जो दूरी है क्रस्ट की वो 6400 है, और यही हमारे पृथ्वी का क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस है। क्रस्ट टू मेंटल 2900, मेंटल टू कोर 3500, दोनों को जोड़ोगे 6400 किलोमीटर क्रस्ट से कोर की दूरी है, और यही इसका रेडियस भी है। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसमें हम सब रहते हैं लिथोस्फेयर पे, और हाइड्रोस्फेयर के अंदर इंक्लूड होगा सी, ओशंस एंड अदर रिवर्स, लेक, सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। तो एक हमारा लिथोस्फेयर हो गया और एक हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया। एनी कंफ्यूजन? सारी चीजें नोट्स में मेंटेन है, मेंशंस हैं, ठीक है ना? अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है वो निरंतरता के साथ यानी कि कॉन्टिन्यूअसली क्या होगी इंक्रीज करती चली जाएगी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पर क्रस्ट से जब हम कोर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार बढ़ेगी। अब आपको पता है जस्ट मैंने बताया है कि जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे स्थिति मानक होती है यानी कि आइडियल कंडीशन होती है। तो आइडियल कंडीशंस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ क्या है प्रेशर भी बढ़ेगा। कोई डाउट? मैं हिंदी वाले नोट्स दोबारा से अपलोड करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, मंडे को करवा पाऊंगा लेकिन मैं, क्योंकि वो नोट्स मेरे एक स्टूडेंट के पास है तो फिर मैं मंडे को करा पाऊंगा। मेरे क्लास नोट्स हैं वो, तो दैट विल बी डन, डोंट वरी एट ऑल। पहले आप बिल्कुल यहाँ भी उन सब चीजों पे बिल्कुल फोकस मत करो, आप लोग बिल्कुल वो सब लास्ट में करना। अभी प्लीज मुझे अपने फ्लो में रहने दो, और आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश करो इस चीज को। आप बीच में मुझे अगर इन सब क्वेश्चन में उलझाओगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, फिर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा चीजों को। तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें आप, क्योंकि इसको नहीं समझ पाओगे अगर तो ना माउंटेन समझ में आएगा ना प्लेट्यू समझ में आएंगी। इसलिए थोड़ा बिल्कुल ध्यान लगा के चीजों को समझो। पहले ये समझ में आया कि ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्यों बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार अगर तापमान बढ़ती चली जा रही है पृथ्वी के क्रस्ट से लेकर के कोर की तरफ, तो सबसे गर्म जो होगा वो इनर कोर होगा। आई बात समझ में? सबसे गर्म जो होगा वो क्या होगा, सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होगी, सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पे इनर कोर पे होगी। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि आइडियल कंडीशंस में टी और डी भी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो वहां का डेंसिटी भी बढ़ेगा। और डेंसिटी बढ़ने का मतलब ये होता है, घनत्व बढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जो पार्टिकल्स ज्यादा डेंसर होंगे, तो वहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगी। और डेंसिटी कम होने का मतलब होता है कि पार्टिकल्स एक साथ ना जुड़ करके अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं। तो हाइयर द डेंसिटी का मतलब यह है कि द पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर टू ईच अदर, एंड लोअर द डेंसिटी का मतलब यह है कि द पार्टिकल्स आर अपार्टेड, पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। ये सब चीजें अलग अलग स्थानों पर बिखरी पड़ी हैं, और जो लोअर डेंसिटी का होगा वो हल्का होगा, जो हायर डेंसिटी का होगा वो स्थान भारी का होगा। ठीक है? अब देखो, अब जब हमें पता है कि क्रस्ट से कोर की तरफ जाने पे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज को फॉलो करनी है कि जो इनर कोर है वहां पे एक्सेसिव टेम्परेचर होने के कारण से
डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जब सबसे अधिक डेंसिटी हो जाने के कारण, ठीक है ना, जो यहाँ जो इनर कोर है वो हमारा होगा सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में होगा। एनी डाउट? मैंने ये बताया कि एक्सेसिव ऑफ टेम्परेचर के कारण, एक्सेसिव ऑफ प्रेशर के कारण और एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण से जो अधिक जो डेंसिटी यहाँ पर है, हाईएस्ट डेंसिटी होने के कारण जो इनर कोर ऑफ द अर्थ है ये सॉलिडिफाई होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। कोई डाउट है इससे? क्योंकि जब भी डेंसिटी ज्यादा है तो ऑल द मोल्टेड पार्टिकल्स, क्योंकि जब ज्यादा तापमान होगा इनर कोर में तो उसके आसपास के जितनी भी चट्टाने होंगी, उसके आसपास के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये सब चीजें क्या होंगी? गले हुए रूप में होंगी। ये सब क्या होगा? तरल पदार्थ, तरल रूप में होगा, फ्लूइड स्टेट में होगी, क्योंकि टेम्परेचर एक्सेसिव है। तो एक्सेसिव टेम्परेचर होने के कारण वहां डेंसिटी चूंकि ज्यादा है, तो अधिक डेंसिटी होने के कारण वो जितने भी फ्लूइड सब्सटेंसेज हैं उसके सारे पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं हाइयर डेंसिटी के कारण कि वो क्या हो जाती है? डेंस हो जाती है, और ज्यादा घनत्व होने के कारण वो उसका अवस्था जो है वो क्या हो जाता है? सॉलिड का, ठोस का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन जैसे ही हम इनर कोर से आउटर कोर की तरफ आएंगे तो इनर कोर के मुकाबले आउटर कोर का जो टेम्परेचर है, अब देखो, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो इनर कोर की तुलना में आउटर कोर का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, जिस कारण से ये सॉलिड ना होकर के किस स्टेट में होगी? फ्लूइड स्टेट में, जिसको हम कहते हैं तरल अवस्था। ये तरल अवस्था में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, कोई डाउट आप लोगों को? प्लीज टेल मी। ठीक है, अब देखो, तो ये ठोस अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज को, तरल अवस्था यानी कि फ्लूइड का मतलब ये होता है, तरल स्वरूप का मतलब ये होता है कि या तो ये गैसीय अवस्था, गैसियस होगा, यानी कि गैसीय अवस्था में होगी, या तरल का मतलब ये होता है कि ये लिक्विड यानी कि द्रव्य भी होगा साथ में, यानी कि द्रव्य और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टेट। और आपको पता है कि इस आउटर कोर के पास बाकी जगहों की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा होगी, तो इस आउटर कोर में मौजूद जितने भी रॉक्स होंगे या जितने भी मिनरल्स यानी कि खनिज होंगी, वो अधिक तापमान के कारण गल चुका होता है, और उस गले हुए चट्टान के भाग को वो किस, जब गलेगा कोई चीज अधिक तापमान में, तो वो किस अवस्था में होगा? फ्लूइड से तरल अवस्था में। तो वहां पे वेपर्स भी होंगे तो गैस के फॉर्म में, और वो चीज चूंकि गल चुकी है इसलिए किस फॉर्म में होगा? लिक्विड स्टेट में। तो आउटर कोर जो है वो फ्लूइड स्टेट में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। हिमांशु, अभी जस्ट मैंने कहा था कि जो इनर कोर है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, और आपको पता है कि टी और डी प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस स्थान की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ड्यू टू द हाईएस्ट डेंसिटी इन द इनर कोर, ऑल द पार्टिकल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, सभी जो कण हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिस कारण से वहां घनत्व तो इतना ज्यादा हो गया है कि एक्सेसिव डेंसिटी के कारण जो इनर कोर है वो कन्वर्ट हो गई है किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये जो पूरा आउटर कोर है ये फ्लूइड स्टेट में है, और इसी फ्लूइड स्टेट को, तरल अवस्था को, जो गला हुआ चट्टान का स्वरूप होता है उसको हम कहते हैं क्या? मैग्मा। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो पृथ्वी के क्रस्ट पर फैलती है, और जब मैग्मा ठंडी होगी तो बनाएगी लावा। अमित जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? पहले पूरा टॉपिक खत्म होने दो आप लोग, बीच में प्लीज क्वेश्चन मत पूछो।
मैं कितनी बार कह चुका हूं कि जब टॉपिक खत्म होगा तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, लेकिन आप बीच बीच में अगर आप क्वेश्चन मारते रहोगे तो फिर मैं टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप लोग से प्लीज गुजारिश है कि प्लीज आप पहले पूरे टॉपिक को खत्म होने दीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछना मुझसे, मैं खुद आपको बोलूंगा कि डाउट है तो पूछो, लेकिन पहले मुझे पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस तो करने दो। आप बीच बीच में क्वेश्चन डाल रहे हो तो फिर इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे आपके। ठीक है, अब ये हो गया इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर फ्लूइड। अब मेंटल का टेम्परेचर कोर की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ये जो होता है ये सेमी सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि पूरी तरह ठोस ना हो करके ये अर्ध ठोस अवस्था है, ठीक है ना। और क्रस्ट पे जो कि सबसे कम टेम्परेचर होती है इसलिए ये सॉलिड स्टेट में आएगा, ठीक है ना, ठोस अवस्था में आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। नमन, all the minerals at the inner core is melted, सब कुछ melted form में है, लेकिन because of excessive density these fluids are highly denser। ये जो तरल तत्व हैं inner core के वो इतने घने हो चुके हैं, इतना घनत्व हो चुका है उसका कि वो पार्टिकल्स बिल्कुल विस्कस नहीं है, वो बिल्कुल आपस में चिपकी पड़ी हुई है। और जब कोई फ्लूइड चिपक जाएगा एक दूसरे से अंदर तो उसकी डेंसिटी ज्यादा जब हो जाएगी तो वो मूव ही नहीं कर पाएगी। तो एक ही जगह पे क्या है, जब लेयर अपॉन लेयर सॉलिडिफिकेशन होगा उसका तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि कोर पे, आउटर कोर हो या इनर कोर हो, यहां पर मौजूद सभी चट्टाने, सभी मिनरल्स क्या हैं, फ्लूइड स्टेट में हैं। लेकिन इनर कोर एक्सेप्शन है कि एक्सेसिव टेम्परेचर और एक्सेसिव डेंसिटी के कारण ये सॉलिडिफाई हो चुका है, यानी कि सॉलिड स्टेट में हो चुका है। इसको आप समझिए बात को। Is it clear to all of you? If you have any doubt, please do ask me here only. Otherwise, I will proceed further. जो भी doubts है मुझसे please clear करो अभी। आदित्य, हिमांशु, प्रयाश, अमित, थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच। Manav, it's very clear. Magma is a fluid substance which is molten form of rocks। यानी कि एक्सेसिव टेम्परेचर के कारण जब पृथ्वी के भीतर चट्टानें गलती हैं, जब वो मेल्ट करती हैं, तो उस मेल्टेड रॉक्स और मिनरल्स को हम लोग मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और यही मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण जब पृथ्वी की सतह क्रस्ट पर पहुंचती है और जब आउटर एनवायरनमेंट में आने के कारण जब ये धीरे धीरे कूल होगी तो इसके कूल होने से ये लावा फॉर्म करेगा। अभी सब कुछ बताऊंगा। ये क्लियर है? अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट को और समझो कि हम सबकी जो पृथ्वी है ये शुरुआत में एक सिंगल रॉक पार्टिकल्स था जिसका नाम था पेंजिया। और ये पेंजिया एक फ्लूइड पर तैर रही थी, तरल तत्व पर तैरते हुई पाई गई, जिसका नाम था पैंथेलेसिया। इसको ध्यान से समझना। इनिशियली जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, या हमारा अर्थ क्रस्ट नहीं, पूरा अर्थ है जिसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है, ये इनिशियली एक सॉलिड रॉक का बना हुआ था, एक ठोस चट्टान का बना हुआ था। और उस सॉलिड रॉक्स को, उस ठोस चट्टान को हम पैंजिया कहते हैं। और ये जो सॉलिड रॉक सब्सटेंस पैंजिया है, ये
फ्लोट कर रही थी, ये फ्लो कर रही थी एक फ्लूइड तरल तत्व के ऊपर। उस फ्लूइड को हम कहते हैं पैंथेलेसिया, ठीक है ना। और ऐसा मानना है कि ये जो पैंजिया और पैंथेलेसिया का फॉर्मेशन हुआ था, ये सूर्य के विस्फोट के कारण, जिसको मैं सोलर सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे बना। अभी आपको केवल दो चीजें समझनी है कि पैंजिया ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा है सूर्य के अंदर हुए महाविस्फोट के कारण, जो ब्रह्मांड में हुआ, और उससे अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। उसमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी का जो सॉलिड टुकड़ा था वो पैंजिया था। और चूंकि शुरुआत में टेम्परेचर ज्यादा थी, इसलिए कुछ चट्टान गले हुए रूप में थे, जिसको पैंथेलेसिया का नाम दिया, ठीक है ना। तो पैंजिया पैंथेलेसिया पे तैर रही थी। बाद में 1924 में, 1924 में, जर्मनी के एक ज्योग्राफर ने, जिसका नाम है वेगनर, इसने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको हम विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। इसने एक बहुत अच्छी बात बताई और इसने इस बात को प्रूव भी किया कि जितने भी महाद्वीप हैं, इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। इसने कहा कि अगर जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, अगर इस सातों महाद्वीप के टुकड़ों को अगर आप एक साथ जोड़ो, तो ये वापस से पैंजिया का रूप ले लेगा, ठीक है ना। तो इसने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की है, उस हाइपोथेसिस को, कि ये पैंजिया कुछ प्राकृतिक बल यानी कि नेचुरल फोर्सेस जो इसके अंदर से उत्पन्न हुई, इसके विदीन से हुआ, जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, कि इस पेंजिया का पहले टूटन हुआ, ये चीज विस्थापित हुई, ये चीजें अपने स्थान से टूटकर अलग अलग भागों में निकली, जिसको मैं अभी फोर्स में समझाऊंगा आपको। तो पहले पेंजिया था और पैंथेलेसिया था। फिर पेंजिया का जब ड्रिफ्टिंग होगा, तो नॉर्थ की तरफ ये फॉर्म करेगा अंगारा लैंड मास को, और साउथ की तरफ ये बनाएगा गोंडवाना लैंड मास को। ये तो आपने सुना होगा, अंगारा और गोंडवाना। तो अंगारा भूखंड और गोंडवाना भूखंड इस पैंजिया का टूटा हुआ हिस्सा है। और जब कोई चीज टूट, जैसे मान लो कि ये रॉक है, अगर ये चीज टूटेगी दो भागों में, तो इसका मतलब ये है कि इसमें खिंचाव होगा, पुल होगा, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ। लेकिन इसके टूटने के लिए इसके भीतर से कोई ना कोई बल लग रहा होगा। तो जो बल या जो फोर्स इसके नीचे से लगी है, वो अंतर्जनित यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। न्यूटन का पहला सिद्धांत कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक उसके ऊपर किसी बल का या बाह्य बल का प्रयोग ना किया गया हो। यानी कि जब तक हम किसी फोर्स को एप्लीकेबल नहीं करेंगे या किसी बल का उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो पहले पेंजिया एक एक चट्टान का टुकड़ा था, एक सिंगल रॉक पार्टिकल्स थी। तो अगर ये सिंगल से डबल हुई है, अंगारा और गोंडवाना में कन्वर्ट हुई है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। उसी फोर्स को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि जब ये टूटा तो दो पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, एक अंगारा की तरफ और दूसरा गोंडवाना की तरफ। बाद में वेगनर ने कहा कि ये अंगारा लैंड जब डाइवर्ज होगी, जब इसका ड्रिफ्टिंग होगा, जब इसका विस्थापन होगा, तो इस अंगारा लैंड किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ है, और गोंडवाना साउथ की तरफ है। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस अंगारा लैंड से टूटकर 3 कॉन्टिनेंट्स बनेंगे, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से के ड्रिफ्टिंग से, गोंडवाना के टूटने से 4 कॉन्टिनेंट्स बनेगा, जिसका नाम है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और चौथे का नाम है एंटार्क्टिका। इसको ध्यान रखना। यानी कि अंगारा और गोंडवाना मिल करके 7 कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म करेंगे, जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि वैवर्तनिक चट्टाने, या कहा जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स यानी कि महाद्वीपीय चट्टाने। तो अगर पूछा जाता है कि मुख्य तौर पर मेजरली कितने कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उतने प्लेट्स होंगे। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो 7 प्लेट्स हैं। और ये 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बना कहां से? तो आप बताओगे अंगारा और गोंडवाना के डाइवर्जेंस से, यानी कि ड्रिफ्टिंग से। और ये ड्रिफ्टिंग हुआ क्यों? तो फोर्सेस के एप्लीकेशन से। और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? तो वो फोर्सेस हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि बाह्य बल और अंतर्जनित बल, जिसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। और ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये क्यों अप्लाई हुआ? तो ये इसलिए अप्लाई हुआ क्योंकि जब समय बीतेगा तो टेम्परेचर चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा,
प्रेशर चेंज होगी। और हमने जस्ट पढ़ा है कि एनर्जी का जब भी फ्लो होगा तो फोर्स भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ। तो जहां पे वीक प्रेशर जोन होगा वहां पर हमला ज्यादा होगा उस स्थान से जहां का दाब क्षेत्र ज्यादा होगा। और जब भी कोई एनर्जी फ्लो करती है तो ये अपने साथ किसको लेके जाती है? एक फोर्स को। और वही फोर्स जब उस प्लेस पर एक्ट करेगा तो उसको या तो डाइवर्ज अलग करेगा या कन्वर्ज यानी कि बलन करेगा, या एक दूसरे के साथ स्लाइड यानी कि फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फॉर्म हुए हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, इन सभी परिवर्तनिक चट्टानों के बीच में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में तीन तरीके से अंतर्जनित बल के प्रभाव के कारण मूवमेंट होती है। यानी कि जब भी एंडोजेनेटिक फोर्स अप्लाई होगा तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये तीन तरीके से मूव करेगी, तीन तरीके से इनका स्थानांतरण होगा, यानी कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। या तो दो चट्टाने आपस में टकराएंगे, तो जब टकराएंगे तो क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। और देखो जब कन्वर्जेंस हो रही है तो एक स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसके ऊपर से बढ़ने से ये जो स्ट्रक्चर है वो माउंटेन्स की तरफ बर्न हो रहा है। जब दो चट्टाने एक दूसरे से अलग होंगी, खिसकेंगी, दूर जाएंगी, तो खिसकने से क्या है? गैप बनेगा। गैप जब बनेगा तो पृथ्वी के अंदर का जो भी तरल तत्व है, जो फ्लूइड फॉर्म है मैग्मा के फॉर्म में, वो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आएगा। और जब यही चीजें ठंडा होकर लावा बनाएंगी तो लावा के फॉर्मेशन से चट्टाने बनती हैं, रॉक्स बनती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, अग्नाशय, अवसादी और रूपांतरित। और जब यही चट्टाने, यही मैग्मा जब और धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जब डिपॉजिट करेगी तो इससे पठार बनता है। तो कन्वर्जेंस से माउंटेन्स बनेगा, डाइवर्जेंस से वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी, और वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाला जो मैग्मा है जब ठंडी होकर लावा बनाएगी तो इन्हीं लावा से पठारी क्षेत्रों का निर्माण होता है। और जब दो प्लेट्स आपस में फ्रिक्शन करेंगे, यानी कि जब घर्षण करेगी, स्लाइड करेगी एक दूसरे के साथ, तो इससे क्या होगा? कंपन होगा। तो कन्वर्जेंस से और स्लाइडिंग से और डाइवर्जेंस से, इन तीनों से अर्थक्वेक होता है। तो भूकंप के होने के लिए वैवर्तिक चट्टानों का आपस में टकराना, आपस में घर्षण करना या एक दूसरे से अपने स्थान से खिसकना जरूरी है। क्योंकि जब कोई भी चीज अपने स्थान से खिसकेगी या आपस में जुड़ेगी या आपस में घर्षण करेगी तो इससे कंपन महसूस होगा, और उसी कंपन को हम क्या बोलते हैं? भूकंप। और इसी भूकंपीय तरंग के दौरान जो भूकंपीय तरंग पृथ्वी के नीचे से निकलती है तो ये एंडोजेनेटिक फोर्स हो गया। तो यही भूकंपीय तरंगें जब तीव्र होंगी, जब इंटेंस होगी और जब एक ही स्थान पे बार बार चोट करेंगी तो वहां का चट्टान अगर हल्का होगा तो वो टूटेगा, टूटने के साथ ही मैग्मा बाहर पुल होगी, मैग्मा बाहर निकलते ही ठंडी होगी, लेकिन ठंडा होने में इसको कई करोड़ और अरब वर्ष लगते हैं। तो इसी मैग्मा से ठंडी होने पे जो लावा बनती है उससे चट्टान भी बनेंगे, उससे पठार भी बनेंगे, और उससे एक विशेष प्रकार का माउंटेन भी बनता है जिसको हम वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि दो तरह की प्राकृतिक बल का उपयोग होता है पृथ्वी के ऊपर। एक होता है एक्सोजेनेटिक बाह्य बल और एक होता है एंडोजेनेटिक अंतर्जनित बल। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर के संरचनाओं का क्या करती है? निर्माण करती है, संरचनाओं की उत्पत्ति करती है पृथ्वी के ऊपर। यानी कि अभी तक के डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी संरचनाएं बनी हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के फॉर्म में, पहाड़, पठार और मैदानी क्षेत्र के रूप में, इन सबों के लिए भूकंप और ज्वालामुखी प्रकरण का होना अनिवार्य था। यानी कि जो अर्थक्वेक और वॉल्केनोज हैं, ये दोनों ही जो फोर्सेस हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर काम करती हैं, ये विनाशकारी बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सारी निर्माणकारी बल हैं। यानी कि दीज आर नॉट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, दो दीज आर द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताओ। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अंगारा और गोंडवाना से टूटकर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बने हैं, जो महाद्वीपीय चट्टानें बनी हैं, ये सारी महाद्वीपीय चट्टान जो हैं ये आज भी तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। तभी तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो क्या है कि जब कोर और मेंटल से कोई तरंग क्रस्ट की तरफ जाएगी, यहां से कोई तरंग क्रस्ट की तरफ जाएगी, तो ये तरंगे पहले टकराएंगी स्टेनोस्फेयर से। इस स्टेनोस्फेयर पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो इस तरंगों के कारण या तो प्लेट्स आपस के एक दूसरे से टकराएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, या एक दूसरे से घर्षण करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होगा तो तीन तरीके से होगा। या तो होगा बलन यानी कि कन्वर्जेंस, या तो होगा विस्थापन यानी कि डाइवर्जेंस, और या तो होगा स्लाइडिंग
यानी कि घर्षण होगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और इन तीनों ही केसेस से जब ये चीज यहाँ पे हिलेंगी, यहाँ पर कंपन होगा, तो इसके ऊपर क्रस्ट है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो चीजें हैं, इसको वाइब्रेशंस फील होगी अर्थक्वेक और वॉल्केनो के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I have tried my best to make you people understand. Now it's your review ki whether you have been able to understand it or not. Exactly, Naman. If these seismic waves go on applying more and more times, then our continental plates will definitely be distributed in further. बिल्कुल टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? अगर हम ज्यादा वातावरण को दूषित करेंगे, इससे जो डिस्टरबेंस होगी इनर और आउटर टेम्परेचर में, तो आने वाले चांसेस में भी ये एक बार और भी आगे की तरफ जाके टूटना स्टार्ट होगा। तो इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर सेमी सॉलिड है, सॉरी ये क्या नाम है, फ्लूइड स्टेट में है, मेंटल सेमी सॉलिड है, और क्रस्ट हमारा सॉलिड है। हाँ, वो कन्वर्जेंट लिखा है। जब आप देखो ना, अगर एक टेक्टोनिक प्लेट से है, दूसरा ये है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, तो टकराने के बाद ये ऊपर की ओर उठेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये पहाड़ की चोटियों के माफिक है, श्रृंखलाओं के माफिक है। नमन, आई हैव रिपीटेडली टोल्ड यू कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो आगे अगर इस तरीके से चलता रहा, तो आज से 2000-3000 करोड़ साल के बाद ये डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि डे बाय डे जो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वर्ल्ड है वो बढ़ रही है। इससे जो प्रेशर है टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर वो बढ़ रहा है, उसे चट्टाने नीचे की खिसकेंगी, और खिसकेंगी तो क्या आएगा? अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनोज आएंगे, तो उससे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप खुद देखो, जब पैंजिया अंगारा गोंडवाना टूटा, अंगारा गोंडवाना से मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स बन गए, तो आने वाले समय में और भी कॉन्टिनेंट्स बन सकते हैं। सुदीप्तो सरकार जी, अभी जस्ट समझाता हूं कि अर्थक्वेक कैसे होगा। दोबारा मैं एक बार फिर से आ रहा हूं। आदित्य जी, डिफरेंशिएट बिल्कुल कर सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के जरिए। हमारे पास 3 डिसकॉन्टिन्यूटी है, मऊ है, गुटेनबर्ग है, ठीक है ना। तो इन डिसकॉन्टिन्यूटी के थ्रू हम कर सकते हैं, बट मैंने अभी वो चैप्टर कराया नहीं है आपको, इसलिए जब मैं उस चैप्टर पे आऊंगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो पीपल। अभी तो मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैं अर्थ को एक पढ़ा ही नहीं रहा हूं आपको। अब सबसे पहले हम समझेंगे फोर्स के बारे में। तो हमारे अर्थ के ऊपर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। एक होता है एक्सोजेनेटिक, जिसको हम कहते हैं बाह्य बल, और दूसरा होता है हमारा एंडोजेनेटिक, जिसको हम कहते हैं अंतर्जनित बल। अब जैसे मैं यहां पे लिखूं इरोजन, यानी कि अपर्दन, या हमने लिखा यहां पे वेदरिंग, यानी कि अपक्षयन। तीसरा हमने लिखा यहां पर विंड, यानी कि पवन। ठीक है, अपर्दन, अपक्षयन, पवन। और चौथा हमने लिखा यहां पर साइक्लोन्स,
यानी कि चक्रवात, तो समुद्री तूफान भी कहते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग, सबसे बाहरी भाग पर, क्रस्ट पर होता है। इसलिए इसमें हमने कौन सा फोर्स का नाम लिखा? एक्सो एक्सोजेनेटिक, जिसको हम बाह्य बल कहते हैं, जिसमें हो गया हमारा इरोजन, वेदरिंग, विंड और साइक्लोन्स। क्योंकि ये साफ साफ, क्योंकि नदियां बहती हैं सतह के ऊपर, करती हैं, हवा बहती है सतह के ऊपर, तो अपक्षयन करती हैं, विंड फ्लो ब्लो करती है, जिससे काफी तूफान आता है। और जो साइक्लोन्स है, जो समुद्र में उठने वाले तूफान होते हैं, तो ये सब चीजें कहाँ है? सतह के सबसे ऊपरी हिस्से पर हो रही है। इसलिए इसको हमने किस फोर्सेस में इंक्लूड किया है? बाह्य बल में, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें किसकी? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की, अंतर्जनित बल की, तो अंतर्जनित बल में सबसे महत्वपूर्ण बल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं भूकंपीय तरंग, ठीक है ना। क्योंकि जो भी चीजें भूकंप के रूप में हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, जो अर्थक्वेक होता है, इसको कॉज करने के लिए जो फोर्स काम करती है क्रस्ट पे, ये फोर्स पृथ्वी के ऊपर नहीं लगता, पृथ्वी के नीचे से लगता है। यानी कि अगर इसको हम अर्थ क्रस्ट मान रहे हैं और अगर इसमें वाइब्रेशंस हो रहा है, तो मैंने पहले बताया कि क्रस्ट के नीचे स्टेनोस्फेयर है और स्टेनोस्फेयर के ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो अगर यहां से कोई फोर्स लगेगी नीचे से, तो इस फोर्स के कारण इस स्टेनोस्फेयर पे जो फ्लोट करने वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसमें वाइब्रेशंस होगा और उस वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक के फॉर्म में फील करेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज क्लियर है कि जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि अंतर्जनित बल उत्सर्जित होती हैं, इनिशिएट होती है, किसके फॉर्म में? भूकंपीय तरंगों के रूप में। तो ये सभी तरंगे, वो, और वेव्स क्या है? वेव्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी ऊर्जा का एक रूप है। और जब भी एनर्जी फ्लो करेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी के ऊपरी सतह और अंदरूनी सतह यानी कि इनर, आउटर और इनर लेयर के बीच में, अगर हम इसको आउटर लेयर मान ले और इसको इनर लेयर मान ले, तो इन दोनों सतहों में जब कभी भी तापमान का भी डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो प्रेशर की डिफरेंस होगी। और जब नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर का प्रेशर लो होगा, तो ये सिस्मिक वेव्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स को, आवर्ती चट्टानों के बीच में या तो कन्वर्जेंट को क्रिएट करेगी, या डाइवर्जेंट को क्रिएट करेगी, या फ्रिक्शन को क्रिएट करेगी। और तीनों ही अवस्थाओं में, तीनों ही कंडीशंस के अंदर होगा क्या? वाइब्रेशंस होगा, जिस वाइब्रेशन से हम फील करेंगे अर्थ क्वेक को। मिस्टर प्रयास कुमार दुबे जी, मैंने मल्टीपल टाइम्स कह दिया है कि टी और जी इनवर्सली है। तो आप सिंपल ध्यान रखो ना कि जहां पे ठंडा होगा वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, जहां पे गर्म स्थान होगा वहां पे ग्रेविटी कम होगी। इक्वेटर ज्यादा गर्म है, ग्रेविटी न्यूनतम होगा। पोल ज्यादा ठंडा है, ग्रेविटी ज्यादा होगा। सिंपल समझो आप। अब देखो, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, इसको हम लोग तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है पी वेव्स, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। दूसरी होती है एस वेव्स, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। और तीसरा होता है एल वेव्स, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर लव वेव्स। ये तीन तरह की तरंगे हैं। एग्जैक्टली नमन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी करेक्टली कि हमारे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है या जो हिमालयन रेंजेस की जो हाइट है, ये इसलिए बढ़ती चली जाती हैं कि जब जब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रहे हैं, जिस पर हिमालय स्थित है, वो बताऊंगा अभी आपको हिमालय कहाँ पर स्थित है, किस प्लेट्स पर है। तो ये जब भी कन्वर्ज करेगा तो इसमें उन एरियाज में अर्थक्वेक आएंगे। इसलिए जो हिमालयन रीजन्स हैं या जो माउंटेनियस रीजन्स होती हैं वर्ल्ड में कहीं भी, चाहे वो रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका का पार्ट हो, एल्प्स ऑफ यूरोप हो, हिमालयाज ऑफ एशिया हो, इन सारे एरियाज में हाईली अर्थक्वेक प्रोन जोन कहते हैं हम लोग, यानी कि भूकंपीय
दुर्घटनाओं से प्रभावित होने वाला केंद्र ज्यादा होता है। नेचुरल फोर्सेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जो प्रकृति का बल है उस बल को कभी भी रोका नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो हम साइक्लोन को रोक सकते थे, हम सुनामीज को रोक सकते थे, हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक चीज को समझो बहुत अच्छे, मैं तीनों वेव्स समझा रहा हूं आपको कि ये वेव्स कैसे। देखो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, इसका मतलब ये है प्राथमिक। तो प्राथमिक का मतलब ये होता है कि ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर, जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर क्रस्ट है, वहां पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग है, सबसे पहली चीज, तभी तो इसका नाम प्राइमरी रखा गया है। और ये सबसे पहले इसलिए पहुंचती है क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैसीय तीनों ही माध्यम से संचारित हो सकती है। तो चूंकि ये तीनों ही मीडियम से प्रोपेगेट हो सकती है, इसका संवाह हो सकता है, इसका संचार हो सकता है, इसलिए ये सारे अंदरूनी सतहों को लांघती हुई, उसको पार करती हुई हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंचने वाली पहली तरंग है। और चूंकि ये पहली तरंग है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, प्राथमिक। अब एक चीज देखो कि जैसे लाइट और साउंड है, तो लाइट को कभी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं है अपने आप को संचारित या प्रोपगेट करने के लिए। जबकि जो साउंड है, जो ध्वनि है, ध्वनि वो तरंगे होती हैं जिसको माध्यम चाहिए, जिसको, जो बिना मीडियम के प्रोपगेट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जब बिना मीडियम के प्रोपगेट नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो इसका मतलब मीडियम चाहिए। तो जो पी वेव्स है, इस जब तक ये इस तीनों मीडियम से गुजरेगी तब तक प्रभाव संचारित हो नहीं सकता। तो जो साउंड, जो प्राइमरी वेव्स होती है, ये बिहेव करती है, इसका जो आचरण होता है वो होता है ध्वनि तरंग के समान। ये ध्यान रखना। अगर पूछता है कि हाउ डज द प्राइमरी वेव्स बिहेव्स, तो यू विल से दे बिहेव्स लाइक द साउंड वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर द मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, क्योंकि उनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे संचारित या संवाहित होने के लिए। जो एस वेव्स हैं, ये केबल और केबल, सॉलिड यानी कि ठोस माध्यम में संचारित हो सकता है। और जो एल वेव्स है, ये केबल, लिक्विड यानी कि द्रव्य अवस्था से संचारित हो सकती है। Primary can propagate through all the three mediums. S waves can only propagate through solid medium, and L waves can only propagate through liquid medium. लॉन्गिट्यूडनल के आगे ये डैश करके लिखा है लव वेव्स, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं और साथ में इसको एक अलग नाम दिया गया है, लव वेव्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एल वेव्स हैं, ये थोड़ा बहुत, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट इट बिहेव्स लाइक द लाइट वेव्स, यानी कि प्रकाश तरंग के समान यह कार्य करती है। प्रकाश तरंग के समान ये कार्य करती है, ये ध्यान रखना आपको। इट बिहेव्स लाइक द लाइट वेव्स। अभी सब बता रहा हूं आपको, अभी सारे वेव्स खत्म कहां किए हैं मैंने, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि कोर ऑफ द अर्थ से, पृथ्वी के केंद्र से
कौन सी तरंग उत्सर्जित होगी इन तीनों में से? कौन सी होगी या कौन कौन सी होगी? Which waves can get initiated, या किस प्रकार की तरंगे उत्सर्जित हो सकती हैं पृथ्वी के कोर से? P and S waves, definitely it's the P and शिल्पी जी, L तो केवल जो L वेव्स है ये तो केवल लिक्विड में होगा, और मैंने पूछा है कोर में, इनर कोर से, तो यहाँ पे कोर, मैंने इनर कोर वर्ड शायद नहीं, मैं भूल जाऊंगा यूज करने के लिए, तो उसमें इनर कोर तो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड से या तो प्राइमरी प्रोपगेट कर सकता है या सेकेंडरी कर सकती है, तो P एंड S होगा, isn't it? Can you tell me, out of all these three waves, primary, secondary and L waves, अगर हमें इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना हो या इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की स्टडी करनी हो, तो हम किस वेव्स को यूज कर सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए? इन तीनों में से वो कौन सी तरंगे हैं जिसको हम स्टडी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इफ यू कैन प्लीज लेट मी नो. Obviously, it's the P waves because it has the capacity to pass through all the three. Which will be the most destructive wave? Out of these three waves, which will be most destructive? इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक या विनाशकारी तरंग कौन सा हो सकता है? Aditya, can you answer me? वैसे भी आप देखो तो इन तीनों में जो सरफेस पर सबसे पहले पहुंचेगा, तो सबसे पहले प्राइमरी को फॉलो करती है एस वेव्स, ठीक है ना, और एल वेव्स जो है ये तो हमारे ऊपरी सरफेस तक बहुत कम पहुंचेगी, क्योंकि ये केवल लिक्विड में क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। लिक्विड के अलावा या द्रव अवस्था के अलावा इस तरंग का प्रवाह या इस तरंग का संचार किसी और माध्यम में संभव नहीं है। तो जो तीनों माध्यम से गुजर सकता है तो वो तो प्राइमरी वेव्स हैं, ठीक है ना, और प्राइमरी वेव्स के बाद इसको फॉलो कौन कर रहा है, सेकेंडरी वेव्स। लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन की बात हम करें तो डिस्ट्रक्शन कौन कॉज करेगा, जो अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगा, और पहुंच कौन रहा है, प्राइमरी। तो डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। आप एक चीज भूल रहे हो कि जो एल वेव्स होती हैं ये ट्रेवल करती हैं लिक्विड से, यानी कि जो सुनामी है, यानी कि जो अर्थक्वेक होगा समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, महासागर के अंदर, वो एल वेव्स के प्रोपगेशन से। और हमने हमेशा एक चीज देखा है और पढ़ा है कि भूकंप से कहीं कई गुना ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होती है, जो विनाशकारी स्वरूप होता है, वो किसका होता है,
एल वेव्स का, लेकिन एल वेव्स तो हमेशा नहीं आती, वो लिमिटेड है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पी वेव्स सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, पी सबसे डिस्ट्रक्टिव होगी। और पी के बाद अगर डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी को हम देखेंगे तो जब कभी भी अर्थ सुनामीज वगैरह आते हैं तो वो ज्यादा होगा, तो एल वेव्स हो जाएगा। वैसे पी और एल ही डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पी वेव्स होगी जो सरफेस तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं जो हम, जिसका एप्लीकेशन या जिसका उपयोग पृथ्वी की सतह पर होता है, बाह्य बल एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और अंतर्जनित बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Shall I proceed? Okay, thanks. Now you see, apart from the seismic waves, there is one more force which is used in the form of endogenetic. Apart from seismic, there is one more force which is used under the endogenetic force, that is called the tensional force. इसको हम लोग कहते हैं तनाव मूलक बल। और इस टेंशनल फोर्स के अंदर दो फोर्स आते हैं, स्ट्रेस खिंचाव, स्ट्रेन तनाव। ठीक है, अब देखो, ये जो स्ट्रेस फोर्स है, इसके कारण जो रॉक्स ऑफ अर्थ होंगे, जो पृथ्वी की चट्टानें होंगी, ये ऊपर की तरफ उठेगा, इट विल राइज। और स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेंथ फोर्स के कारण जो रॉक्स होंगी ये पुल्ड होगा टुवर्ड्स डाउन। मतलब ये नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जब किसी भी रॉक्स के ऊपर टेंशनल फोर्स वर्क करेगी, जैसे आपने पढ़ा होगा यंग्स मॉड्यूल के बारे में फिजिक्स में, या आगे पढ़ोगे आप यंग्स मॉड्यूल को, तो यंग्स मॉड्यूल क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो सिमिलरली जब किसी भी रॉक्स पे टेंशनल फोर्स अप्लाई होगी या तनावमूलक बल का प्रयोग होगा, तो इससे चट्टान का एक हिस्से में ऊपर की तरफ खिंचाव होगा और दूसरे हिस्से में इसका नीचे की तरफ तनाव होगा। चलो अभिषेक, जीवन में बहुत सारी चीजें पहली बार होती है, तो उसका मजा लेना चाहिए। तो मजा आ रहा है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। आपको मजा आना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ या चीजें आपको दे रहा हूँ, वो आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों को जब आप समझोगे तो एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है, एक अलग ही आनंद है उसको लेकर के। ठीक है, तो इसको ध्यान रख। अभी मैं इसको अप्लाई करके समझाऊंगा आपको कि कहाँ पे टेंशनल फोर्स यूज होगा, कहाँ पे सिस्मिक वेव्स को यूज किया जाएगा। तो विल कम टू दैट पार्ट। चलो अब देखो, अब सबसे पहले हम इन सभी फोर्सेस को यूज करके थोड़ा समझेंगे उन फिजिकल फीचर्स के बारे में
जिसको हम और आप देखते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग पर। ठीक है, देखो सबसे पहला जो फीचर है वो है हमारा माउंटेन, जिसको हम कहते हैं पर्वत। तो बेसिकली माउंटेन्स को क्लासिफाई किया गया है या इसका वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। सबसे पहला जो प्रकार है, टाइप है, उसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि बलित पर्वत। दूसरा जो है उसको कहा जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि व्रंशीय पर्वत। तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत। और जो चौथा है वो है रेसिडुअल माउंटेन्स, जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। बिल्कुल, जब भी अर्थक्वेक आएगा आदित्य जी, तो जो रोल है वो सिस्मिक वेव्स का ही होगा, क्योंकि यही वेव्स जब अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के बीच में, तो इससे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं एस्ट्रोनॉस्फेयर के ऊपर, उनमें या तो कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा या स्लाइडिंग होगी। और इन तीनों ही फेनोमेनन में, इन तीनों ही सर्कमस्टेंसेस में जो क्रस्ट है इसमें वाइब्रेशन फील होती है, उसी वाइब्रेशंस को हम लोग अर्थक्वेक का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप समझो इन सारे माउंटेन्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन्स को। बात चल रही है अब बलित पर्वत की। देखो हमने माना कि ये टेक्टोनिक प्लेट फर्स्ट है, वैवर्तिक चट्टान संख्या पहला, और एक चट्टान इधर से आ रही है जिसको हमने कहा टेक्टोनिक प्लेट 2।
चट्टान दूसरी। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों कन्वर्ज कर रही है, यानी कि दो डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाले जो बैवर्तनिक चट्टानें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनका आपस में हो रहा है बलन, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। अब जब कन्वर्जेंट होगी तो चट्टान का एक हिस्सा नीचे की तरफ धंस रहा है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जो हिस्सा उभार ले रहा है, जिसमें राइजिंग हो रही है, जिसमें उभार हो रहा है, तो इस उभार को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। और जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम कहते हैं नाद। जैसे ये क्या है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, ट्रफ है। तो क्रेस्ट को एक भाषा में हम कहते हैं सिंक्लाइंस, और एक होता है एंटिक्लाइंस। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, उसको नहीं भी याद रखो, दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना क्रेस्ट और ट्रफ है। तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, जैसे आप मेरे इन पूरे दोनों हथेलियों को देखो, दोनों हाथों को, तो सबसे पहले मिडिल फिंगर टकराएगा तो ये हिस्सा उठेगा, फिर ये जब उठेगा तो अपने साथ साथ इनको भी उठाएगा, जब ये उठेगा तो ये नीचे की दो उंगलियां टकराएंगी, फिर ये उंगलियां टकराएंगी। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो हर उंगली के बीच में एक गैप भी है, गड्ढा भी है। तो जो उंगलियां उठी हुई हैं ऊपर की तरफ, वो सब क्रेस्ट हैं, और जो ये जो बीच का गैप है, ये जो गैप्स दिख रहे हैं आपको, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ट्रफ हैं। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, तो समुद्र की लहरें जो होती हैं उसमें एक बार लहर ऊपर की तरफ जाता है तो वो क्रेस्ट है, और एक तरफ नीचे आता है तो ट्रफ है, फिर ऊपर उठा तो क्रेस्ट है, फिर नीचे गया तो ट्रफ है। तो ये लहरों की माफिक, ये लहरों की माफिक जो है बनती हुई संरचना दिख रही है। तो जब पहाड़ों में इस तरह लहरों की तरह संरचना बनती है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में बलन से, कन्वर्जेंस से, तो उससे जो पर्वत श्रेणी उद्गम होगी, उससे जो माउंटेन फॉर्म होगा, वो होगा फोल्ड माउंटेन्स। मैं 2 मिनट में आया।
प्रीति जी, जो स्ट्रक्चर इधर मैंने लिखा है ना, सेम यहीं पे लिखा है। जो नीचे की तरफ ये धस रही है, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है ना, दैट इज व्हाट नाद। इसको नाद कह रहे हैं। जो धस रहा है, जो हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है, वो ट्रफ है। और जो ऊपर की तरफ ये हिस्सा दिख रहा है, ये सब क्रेस्ट है। तो मैंने उसी को केवल वहां पे लिखा है। कन्वर्जेंट की हिंदी होती है बलन। बलन बल। बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये। ठीक है हर्षित जी। राहुल, बिल्कुल अर्थक्वेक तो आएगा ही। इसलिए आएगा अर्थक्वेक क्योंकि जब कन्वर्जेंस हो रही है, तो अर्जेंस तो जब भी कन्वर्जेंस होगा तो डेफिनेटली अर्थक्वेक आएगा ही। ठीक है, आगे बात समझ में। गुड मॉर्निंग अजय जी। आपने अभी स्टार्ट किया है क्या स्ट्रीमिंग? ऑल क्लियर, ऑल ओके। So you see, now in your examination, they will simply ask you the examples of the fold mountains. तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के अंदर। दूसरा ध्यान रखना है आपको एंडीज, दक्षिणी अमेरिका में। तीसरा ध्यान रखना है आपको आल्प्स, यूरोप में। चौथा ध्यान रखना है आपको हिमालयाज, एशिया में। चलो, शिल्पी जी का एक क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि इस दो टेक्टोनिक प्लेट्स को आपस में बलन होने के लिए, या इस दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स में जो कन्वर्जेंस हो रही है, इसमें कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? इज इट द एक्सो, बाह्य बल है, या इज इट द एंडोजेनेटिक, अंतर्जनित बल है? प्लीज आंसर मी क्विकली। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ओके प्रांशु, यू हैव गिवन मी वन आंसर। आदित्य ने मुझे एक आंसर दिया है, मैं डिस्क्लोज करूंगा। एग्जैक्टली exactly. इसमें जो फोर्स लग रही है वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, आप चीजों को समझ रहे हो। बिल्कुल सही है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं। क्योंकि अगर ये दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेनोस्फेयर के ऊपर, जिस कारण से क्रस्ट में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो स्टेनोस्फेयर के नीचे से कर रही है। यानी कि ये जो वेव्स है वो मेंटल और कोर से आ रहा है, ठीक है ना। जो बार बार
इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर एक बल का प्रयोग कर रहा है, जिस बल के प्रयोग से ये दोनों चीजें सिकुड़ के, कन्वर्ज होकर के, कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक दूसरे के समीप आ रही है। तो आंसर एंडोजेनेटिक होगा। ठीक है। हो गया क्लियर सब चीजें? तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, रॉकीज का, एंडीज का, आल्प्स का और हिमालयाज का, जो कि एग्जाम्पल्स हैं इसमें फोल्ड माउंटेन्स के अंदर। अब सेकेंड जो माउंटेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं व्रंसीय पर्वत। संजू जी, साउथ इंडियन माउंटेन से नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स का कोई लेना देना नहीं है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यंगफोल्ड माउंटेन्स का मतलब ये है कि दोज माउंटेन्स विच हैव बीन फॉर्म्ड इन द रिसेंट टाइम्स, क्योंकि आप एक चीज हमेशा मान के चलो कि जो अर्थ के ऊपर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो संरचनाओं का निर्माण हुआ है, ये सारी संरचनाएं, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं,
ये वनडे में फॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वनडे में फॉर्म नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि काफी वक्त लगा है, कई अरबों खरबों वर्ष लगे हैं, तब जाकर के ये सारी संरचनाएं अपने वर्तमान आकार में आई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सब बनने वाली सबसे प्राचीनतम, सबसे जो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है या भूखंड है, वो अरावली है। अरावली के बाद बना विंध्यान, विंध्यान के बाद बनी आपको रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फिर एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका। ये सब एक के बाद एक बनते चले गए। आल्प्स बना यूरोप का, माउंट कुसियस को बना ऑस्ट्रेलिया का। और जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन पीक्स और माउंटेन रेंजेस हैं, इन सारे माउंटेन रेंजेस में जो सबसे बाद में पर्वत श्रेणी बनी है, ठीक है ना, वो है हिमालय। इसलिए हिमालय को हम कहते हैं, और ये बना है कन्वर्जेंट फोर्स ऑफ एशियाई और यूरोपियाई टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि एशियन और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस से जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो वो जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे आखिरी में निर्मित हुई है, इसलिए उसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखना। अब दूसरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स को, जिसका मतलब है वृंशीय पर्वत। ठीक है। ये देखो, ये एक रॉक है जिसके एक हिस्से पे एक फॉल्ट है, जिसको हम बोलते हैं व्रंश, या इसको हम कहते हैं दरार। और इसी चट्टान के एक और हिस्से पर फॉल्ट है, जो दरार है, यानी कि व्रंश है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ रहे हैं व्रंशीय को, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक ही रॉक के दो फॉल्ट्स के बीच में, एक ही चट्टान के दो दरारों के बीच में, एक तरफ चट्टान ऊपर की ओर खिसके और एक तरफ इसका खिंचाव नीचे की तरफ हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले जब एंडोजेनेटिक फोर्सेस आपको समझाई थी, तो उसमें मैंने चर्चा की थी आपसे किस चीज की? टेंशनल फोर्स की। चर्चा हमने की थी किस चीज की? टेंशनल फोर्स की, जिसको हम लोग कह रहे थे तनाव मूलक बल। अब इस टेंशनल फोर्स में हमने दो फोर्स आपको समझाया था, एक स्ट्रेस फोर्स था और एक हमारा स्ट्रेन फोर्स था। यानी कि एक तरफ हमारा खिंचाव बल था और एक तरफ हमारा तनाव बल था। तो मैंने कहा था इसमें आपको कि इसका मतलब यह है कि ये जो ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो रही है, ये है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द टेंशनल फोर्स। इस पे प्रयोग किसका हो रहा है? बलन बल का, या तनाव, सॉरी, तनाव मूलक बल का। जिस तनाव, नॉट बलन बल, तनाव मूलक बल, टेंशनल फोर्स का, जिसके कारण वन एंड ऑफ द रॉक इज राइजिंग, इसका एक हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा है और एक हिस्सा जो है वो डाउनवर्ड पुलिंग, नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब एक रॉक्स के दो फॉल्ट्स के बीच में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए रॉक्स का, तो ऐसी संरचना जहां भी विकसित होगी,
उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि दोज माउंटेन्स विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय द use of tensional force, stress and strain, and due to this endogenetic force, इस अंतर्जनित तनावमूलक बल के कारण अगर दो दरारों के बीच, दो फॉल्ट्स के बीच में अगर चट्टान का एक हिस्सा ऊपर की ओर खिसके और एक हिस्सा नीचे की ओर खिसके, आप एक चीज देखो कि अगर इस ट्रायंगल को हम पलट दें, अगर इसको हम इन्वर्ट कर दें, उल्टा ले जाएं, तो ये इस गैप को भर देगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहां ले जाएं तो ये इस गैप को भर देगा, और ये सीरीज में चलता है, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे की तरफ विस्तृत होते चली जाएगी। तो जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई ऐसी संरचना चट्टानों में या दो चट्टानों के दरारों के बीच में उत्पन्न हो जिससे चट्टान का एक सिरा या एक हिस्सा ऊपर की तरफ जाए और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल्स वर्ल्ड में बहुत कम हैं। इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि आपका सिचुएटेड है कहां पर? जर्मनी में। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक फॉरेस्ट। जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा इंपॉर्टेंट माउंटेन है इसके अंदर ब्लॉक में, वो हमारे इंडिया का है, जिसको हम लोग कहते हैं विंध्यान। ठीक है? जो तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में, वो है सतपुड़ा। ये दोनों एमपी के अंदर लेंगे हम लोग, ठीक है ना? और एक और भी इंपॉर्टेंट सा माउंटेन है जिसका नाम है सियरा नेवेडा। और ये जो सियरा नेवेडा है ये आपको है यूएस में। माउंटेन में गैप नहीं होगा। माउंटेन में क्या है कि एक तरफ बिल्कुल ऊंची होगी, फिर नीचे बिल्कुल धसा हुआ होगा, बहुत नीचे धसा हुआ होगा, और गहराई होगी। फिर एक गहराई के बाद फिर अचानक से माउंटेन उठेगा और फिर कई किलोमीटर तक गहराई होगी। लेकिन अगर यही चीज बहुत दूर तक फैला हुआ है तो वो एक श्रेणी बनाएगा पर्वतों का, जिसको हम वृंशीय कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखना, सियरा नेवेडा जो है यूएस में है, सतपुरा जो है वो एमपी में है, विंध्यान का भी अधिकांश हिस्सा एमपी से गुजरती है, फिर हमारा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर आएगा। क्लियर? बस केवल फर्क ये है कि जब फोल्ड माउंटेन्स बनेंगी तो वहां भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, लेकिन वो सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में हैं। और जब ब्लॉक माउंटेन्स बन रही हैं तो वहां पे सिस्मिक वेव्स की जगह पे जो फोर्स यूज हो रहा है वो टेंशनल फोर्स है, वो तनावमूलक बल है। तो एक तरफ अंतर्जनित बल भूकंपीय तरंग के कारण, और दूसरी तरफ अंतर्जनित बल तनावमूलक बल के प्रयोग के कारण इन संरचना का निर्माण हो रहा है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, उसका नाम है वॉल्केनिक माउंटेन्स।
नेक्स्ट इज अमित, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, थोड़ा राइट क्लियरली लिखो, पूछना क्या चाह रहे हो? अब मानो कि ये पृथ्वी के अंदर एक स्थान है जिसको हमने कहा फोकस यानी कि केंद्र। नहीं नहीं, वेट के, रॉक के वेट का कोई रोल नहीं होता अमित जी, लेकिन रॉक के हार्डनेस और सॉफ्टनेस का रीजन होता है। जहां पे रॉक हार्ड है वो कभी भी डाउनवर्ड पुल नहीं होगा, उसमें जब बार बार टेंशनल फोर्स लगेगी तो वो उसको ऊपर की तरफ लगेगी। लेकिन जहां भी फोर्स लगने से अगर रॉक सरफेस बिल्कुल सॉफ्ट है तो वो आसानी से नीचे की तरफ धंस जाता है, तो वो पुल्ड होगा, लेकिन वेट का फर्क नहीं होता। और एक रंजन जी का क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट को ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो पर्वत है ये बिल्कुल प्रतीत जो होती है ये कैसा होता है, डार्क इन कलर, दैट इज वाई इट इज ब्लैक। नाउ यू सी, ये एक पॉइंट है अर्थ के अंदर, पृथ्वी के भीतर, जिसको हम फोकस कहते, तो फोकस वो पॉइंट है जहां से सिस्मिक वेव्स जो होती है ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है ना? तो हमने दिखाया कि यहां से एक सिस्मिक वेव ओरिजिनेट की और ये अर्थ की तरफ चला। अब चूंकि जहां से फोर्स ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे बिल्कुल जो दाब होगा वो उच्च होगा, हाई प्रेशर होगी। और जिस स्थान पर ये क्रस्ट के टुकड़े कर रहा है ये होगा लो प्रेशर एरिया। और ये जो रास्ता बन रहा है, जो रास्ता फोकस से लेकर के और क्रस्ट तक जा रही है, जहां पे क्रस्ट का डाइवर्जन किया गया है और डाइवर्जेंस के कारण ये हिस्सा टूटा है, और टूटने के बाद पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से, जो पृथ्वी का इंटरनल फॉर्म पार्ट है, उस पार्ट से जो मोल्टेन रॉक हैं, जो मोल्टेन रॉक्स हैं, यानी कि जो गले हुए चट्टान है, किसके रूप में? मैग्मा के रूप में। इस फिसर से, फिशर कहते हैं यहाँ पे किस चीज को? नलिका को। जिस फिसर से ये तत्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, चल रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर निकलने के बाद क्या होगी? ठंडी होगी। तो ठंडी होने के बाद ये बनाएगी लावा। और ये लावा अगर निरंतरता के साथ, कॉन्टिन्यूअसली, अगर डिपॉजिट यानी कि निरंतरता के साथ अगर इसका निक्षेपण होता चला गया, कॉन्टिन्यूअसली अगर ये डिपॉजिट होती चली गई, परत दर परत, लेयर अपॉन लेयर, तो ये फॉर्म कर देती है वॉल्केनिक माउंटेन्स को।
ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लावा के कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन के कारण या लावा चट्टानों के निरंतरता के साथ निक्षेपण के कारण जो पर्वत विकसित होती है, जो माउंटेन डेवलप होता है, उस माउंटेन्स को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का, तो आपने एक द्वीप सुना होगा अंडमान में, बैरन द्वीप, यानी कि बैरन आइलैंड्स। ये एक पर्वत समान संरचना है जो एग्जाम्पल है किसका, वॉल्केनिक माउंटेन्स का। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जापान में एक हमारी माउंटेन रेंज है जिसका नाम है फूजी यामा। इसके बाद आपको इंडोनेशिया में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है काराकटाओ। काराकटाओ इंडोनेशिया में है। तो एक तो बैरन द्वीप हो गई, एक फूजियामा हो गया, एक काराकटाओ हो गया। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है बैरन द्वीप, फूजियामा और काराकटाओ के बाद, वो आपको है बैरन, फूजियामा, काराकटाओ। इसके बाद आपको एक मिलेगा माउंट एटना, ये इटली के अंदर है। इसके बाद एक है मोनालुआ, मोनालुआ ये आपको है हवाई द्वीप में। और ये जो हवाई द्वीप है ये कहाँ पर है, अमेरिका में, यूएस में। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल अमित, जहां से ये सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट हो रही है, तो चूंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। और अधिक टेम्परेचर के कारण यहाँ के आसपास का सारा रॉक्स जो है वो इतना ज़्यादा गल चुका होता है, इतनी मोल्टन होती है कि ये अपने पिघले हुए फॉर्म में होने के कारण, मोल्टन स्टेट में होने के कारण, जब ये ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां जब ये प्रेशर लगाएगा हायर, तो इसके रास्ते में जो भी रॉक्स आएंगे उन सबको ये काटता चलेगा, तोड़ता चलेगा, बिखेरता चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेशर ज्यादा है और ये हमेशा वहां से रास्ता बनाती है, ये वहां से अपने पाथ को फॉर्म करेगी जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रॉक्स जो हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्टर होगा, जहां पे जो चट्टाने हैं वो बिल्कुल हल्की होंगी, बहुत पतली होंगी, क्योंकि जहां पे हार्डर रॉक्स हैं उसके उन जगहों को, उन स्थानों को ये प्रेशर जो है वो आसानी से दूर नहीं कर सकती है, इसलिए इन सबको काटते हुए वो आगे की तरफ निकलती है। ये पंगा आ जाता है यहाँ पे, इसलिए सबको काटता हुआ। और ध्यान रखना, ये जो कूलिंग होती है मैग्मा की,
ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वन डे प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स टाइम, इसको वक्त लगता है, इसको समय लगता है। तो जब समय लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ठंडा होगा जब, तो ये लेयर अपॉन लेयर को फॉर्म करेगा, और जब ये लेयर डिपोजिशन होती चली जाती है तो ये किसको बना देता है? वॉल्केनिक माउंटेन्स को। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं आपको रेसिडुअल माउंटेन्स पढ़ा के फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पढ़ाऊंगा, और इन सब को पढ़ाने के बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप थोड़ा इसको रिवाइज करना, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो, हम लोग उसको क्लियर करते हुए और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and thank you so much for your cooperation. Just take care. Bye bye.